जय हिंद साथियों। आज की क्लास में जो हमने पिछले पेपर सोल्व किए थे, लगभग 4 से 5 पेपर सोल्व हो गए हमारे। आज नेक्स्ट पेपर है आपके सामने, जो हाल ही के अंदर 1 तारीख से जो हमारी एग्जाम शुरू हो रही है, उनके लिए ये क्लासेस बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। जो क्लासेस ले रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा हमें किस टाइप से तैयारी करनी है। अब हमारे पास में बहुत कम समय बचा है, तो टाइम को कम से कम वेस्ट कीजिएगा बच्चों। अभी ऑथेंटिक चीजें ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा जिनसे आपके क्वेश्चन आए, और टारगेट लेके चलिएगा कि 50 में से कम आप 40 प्लस क्वेश्चन का स्कोर करोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। तो हमारी क्लास है ये आपकी, आज जो नेक्स्ट क्लास है आपका, लगभग 5वां पेपर सोल्व करेंगे। तो 60 क्वेश्चन तो ये प्रीवियस ईयर के सोल्व कर चुके हैं। इसके अलावा हर क्लास के अंदर हम 30 से 40 क्वेश्चन और डेली के 2 से 3 टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आपने अब तक जो क्लासेस ली है, अगर रेगुलर कोई बच्चा ले रहा है जिनके एग्जाम में तैयारी कर रहा है, उसके लिए 100% इनसे फायदा मिलेगा। दूसरा मैं बता दूं, अब तक हमने क्लास के अंदर 400 से 500 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए और वही लेवल के किए जो एग्जाम में आते हैं। ये जो पेपर है आपका, प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्व कर रहे हैं हम। 100% यही एक्यूरेसी रहने वाली, यही पेपर रहने वाला है। आज का जो हमारा पेपर है ये बच्चों आपका अग्निवीर जेडी आपका 2 जुलाई का शिफ्ट नंबर 2 का कल सोल्व कर लिया था। ये शिफ्ट नंबर 3 का पेपर है बच्चों। कौन सी शिफ्ट का पेपर है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये शिफ्ट नंबर आपका 3 का रहने वाला पेपर, 3 नंबर शिफ्ट का पेपर है। एक बार तो हम पता करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आए थे। दूसरी बात, हम इस पेपर के अंदर ये भी देखने वाले हैं कि पिछले साल किस टाइप से क्वेश्चन पूछे थे, हमें कितना आता है। जब मैं क्वेश्चन निकालता हूं तो सबसे पहले आप आंसर देने की कोशिश क्या करूं, क्या इस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है, क्या आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। उसके बाद में जो ऑथेंटिक बातें बताई जाती है उनके ऊपर फोकस क्या करूं, अच्छे से क्लासेस लूं और इन चीजों को तैयार कीजिएगा। मैं बता रहा हूं 1 तारीख को पेपर होगा, आप देख लीजिएगा इन क्लासों से कितना फायदा होता है नहीं होता है। जिन बच्चों के पास में जो हमारे पहले पढ़ के गए हुए हैं, जो जुड़े हुए नहीं अभी, उनके साथ में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। उनको भी क्या है, अभी एग्जाम है, जो कहीं से तैयारी कर रहा है, हो सकता है ऑफलाइन कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है, या कहीं से भी कर रहा है, उसको भी एक बार ये क्लासेस आप पहुंचाइएगा। ठीक है, आज की क्लास का देखो क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, एक बार देखते हैं, हम सोल्व करते हैं। क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन एयरफोर्स डे। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछली क्लास के अंदर भी देखा था। ये बार बार आ रहे हैं। मैंने बताया था आर्मी नेवी एयरफोर्स की जो जितनी भी ऑथेंटिक चीजें वो सारी तैयार करके जाएगा। एग्जाम में आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये तीसरी शिफ्ट का पेपर है 2 जुलाई का, इसके सामने भी आपसे पूछा है, हमने पहले सोल्व कर लिया होगा। एक सारणी के माध्यम से आपको सारी बातें बताई थी। वहां पे मैंने आर्मी डे कब मनाते हैं, एयरफोर्स डे कब मनाते हैं, नेवी डे कब मनाते हैं, आर्मी का मोटो क्या है, नेवी का मोटो क्या है, आपका एयरफोर्स का मोटो क्या है, वर्तमान में इनके चीफ कौन है, दूसरा पहले चीफ कौन थे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आर्मी आपका एयरफोर्स डे पूछा कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, एयरफोर्स डे। अगर आर्मी डे पूछता, एक बार दोबारा से बता देता हूं जो नए बच्चे हैं, आर्मी डे पूछता तो ये 15 जनवरी को मनाते हैं बच्चों। ठीक है, अगर नेवी डे पूछता आपसे, नेवी डे मनाते हैं 4 दिसंबर को। नेवी डे तो मनाते हैं 4 दिसंबर को, आर्मी डे मनाते हैं आपका 15 जनवरी को, एयरफोर्स पूछा है वो कब मनाते हैं, तो आंसर देना था 8 अक्टूबर। दूसरी बात ध्यान रखना, तीनों का पिछली बार एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आए थे। किससे क्वेश्चन आए थे, ध्येय वाक्य से। अगर पूछ लेता है, यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता आपके एग्जाम में कि बताइए आपका एयरफोर्स का ध्येय वाक्य क्या है या मोटो क्या है, तो क्या होता, आपको बताना था, क्या बताना था, स्प्रसम आप नभम स्प्रसम दीप्तम। एयरफोर्स का जो ध्येय वाक्य वो क्या है, टच द स्काई विद ग्लोरी है। नभम स्प्रसम दीप्तम एयरफोर्स का ध्येय वाक्य। अगर आर्मी का ध्येय वाक्य पूछ लेता तो हम आंसर देते, क्या आंसर देते बच्चों, साम नो। आपका साम नो वरुणा है, ये तो इन नेवी का ध्येय वाक्य। आर्मी का ध्येय वाक्य क्या है, तो आर्मी का ध्येय वाक्य है बच्चों आपका सेवा परमो धर्मम। आर्मी का ध्येय वाक्य पूछे तो क्या बताना है, सेवा परमो धर्मम बताना है। नेवी का पूछता तो हम क्या बताते, साम नो वरुणा बताते। 3 ध्येय वाक्यों से क्वेश्चन होंगे और 3 इनके इंपोर्टेंट डे एंड डेज से होंगे। दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आर्मी के प्रेजेंट टाइम में चीफ कौन है या जनरल कौन है, या आपका जो आर्मी के जो आपके जनरल है उनका नाम बताइएगा, प्रमुख है। तो याद रखना उपेंद्र द्विवेदी है अभी प्रेजेंट टाइम में आर्मी के चीफ। दूसरा अगर नेवी का पूछे तो वर्तमान में जो नेवी के चीफ है आपके कब तक, याद रखना 31 मई 2026 तक, उनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये 26वें नंबर के नेवी के चीफ है। लेकिन अब कौन से होने वाले हैं, 27वें नंबर के। 31 मई से नए हमारे नेवी के चीफ होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है करंट में, उनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। कौन होंगे, कृष्णा स्वामीनाथन। अगर एयरफोर्स का चीफ पूछे था आपसे तो उनका आंसर होता बच्चों अमरप्रीत सिंह। क्या होता, अमरप्रीत सिंह एयरफोर्स के चीफ है। सीडीएस पूछा जा सकता है आपसे, फर्स्ट सीडीएस पूछे तो विपिन रावत होंगे। प्रेजेंट में जो सीडीएस है वो अनिल चौहान है 2nd नंबर के। लेकिन 31 मई से सीडीएस भी हमारे चेंज हो रहे हैं, वो कौन होंगे आपके, आपको बताना है। एनएस आपका राजा कृष्ण, आपका राजा सुब्रमण्य। अब नए जो सीडीएस होंगे भारत के वो कौन होंगे, एनएस राजा सुब्रमण्य होने वाले। तो ये ऑथेंटिक बातें थोड़ी सी ध्यान रखना। दूसरी आर्मी नेवी एयरफोर्स, इनका मैंने पहले भी बताया था। इन तीनों का ही जो मुख्यालय है वो कहाँ पे बच्चों, वो आपका दिल्ली के अंदर रहता है। कहाँ रहता है, दिल्ली के अंदर रहता है। ये छोटी छोटी बातें थोड़ी सी ध्यान रखना बच्चों।
जो तैयारी कर रहे हैं मैं उनको दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि इनसे मुझे पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपका रिवीजन भी हो जाए और याद भी हो जाए। तो अच्छे से ध्यान रखना। दिनेश कुमार त्रिपाठी है। अब दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान कौन लेने वाले हैं, तो ध्यान रखना, ये 26वें हमारे चीफ थे। अब कौन होंगे, अब जो होने वाले हैं आपके, कब से होने वाले हैं, तो 31 मई से नया पदभार संभालेंगे। किसका संभालेंगे, तो आपको बताना बच्चों, आपके नेवी के जो नए चीफ होंगे उनका नाम क्या होगा, कृष्णा स्वामीनाथन होगा। क्या होगा, कृष्णा स्वामीनाथन। अगर एयरफोर्स के चीफ पूछ लेते आपसे, वायुसेना के चीफ पूछ लेते, ठीक है, तो कौन है, वायुसेना के थोड़े दिन पहले ही चेंज हुए, अब नहीं होंगे, इनका नाम है अमरप्रीत सिंह। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद हो जाए, एग्जाम में आए तो क्वेश्चन कर दो। अगर आपसे पूछे फर्स्ट सीडीएस पूछ लेते, तो आंसर होता बिपिन रावत। क्या होता, बिपिन रावत होता। अगर पूछ ले वर्तमान में जो सीडीएस है वैसे सेकंड नंबर के, ठीक है, इनका नाम है अनिल चौहान। ये भी अभी चेंज हो रहे हैं, कब से हो रहे हैं, तो आपको बताना है बच्चों, हमारे थर्ड जो सीडीएस है ये 31 मई से पद संभालेंगे। 31 मई कौन सी, 2026 की, तो कौन हो जाएंगे, तो याद रखना अनस राजा सुब्रमण्य, याद हो जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इनके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, इसलिए समस्या हो जाती है बच्चों। एक एक क्वेश्चन के माध्यम से हम 15 क्वेश्चनों तक पहुंचेंगे, छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान रखना है। तो ये जो बातें मैंने बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर फोकस करना। याद रखना, इन तीनों सेनाओं को मर्ज में क्या बोल देते हैं, हम सशस्त्र सेना बोलते हैं, सेना बोल दो या आर्म्ड फोर्सेज बोलते हैं। इनका जो प्रमुख होता है, इनका प्रमुख पूछे आपको ध्यान रखना कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, हमेशा कौन होता है, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख है हमारे वो राष्ट्रपति होते हैं बच्चों, ठीक है। भारत के प्रथम नागरिक भी कौन होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक, नागरिक भी किसे कहते हैं बच्चों, भारत का जो पहला नागरिक है वो भी कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। अभी हाल ही के अंदर 2027 की जनगणना हो रही, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, दोबारा से बता देता हूँ। 2027 की जो जनगणना है भारत की 16वें नंबर की जनगणना है, स्वतंत्र भारत की 8वें नंबर की जनगणना है। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पर हुई थी। नियमित जनगणना पूछे 1881 में रिपन के टाइम पर होती है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 की हुई थी, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पूछे 2027 की जनगणना, तो याद रखना कौन से नंबर की है, तो बताना है आपको 8वें नंबर की है, और वैसे कितने नंबर की, 16वें नंबर की। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा 2027 की जनगणना के अंदर प्रथम व्यक्ति जिन्हें हमने काउंट किया था, गिना था, वो कौन थे, राष्ट्रपति थे, द्रौपदी मुर्मू। 2027 की जनगणना के प्रथम व्यक्ति जिन्हें हमने काउंट किया था या गिना था, उनका आंसर क्या होगा, द्रौपदी मुर्मू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। पिछली क्लास में हमने देखा था 2027 की जनगणना के जो आपके ब्रांड एम्बेसडर वो किसे बनाया गया था, सुदर्शन पटनायक को बनाया गया था, ठीक है। 2027 की जनगणना के जो जनगणना आयुक्त है उनका नाम क्या था, मृत्युंजय कुमार नारायण। याद रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 2027 की जो जनगणना कितने भागों में होगी, 2 भागों के अंदर होगी, और ये भारत की पहली जनगणना है जो डिजिटल जनगणना होने वाली है। अब तक जितनी भी जो 15 जनगणना हुई वो डिजिटल नहीं थी, ये भारत की पहली कौन सी जनगणना है, तो डिजिटल जनगणना है। ये थोड़ी सी बेसिक बातें थोड़ा ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं बच्चों, ये एक बार राइट डाउन कर लेना, जिनको बच्चों ने नहीं पता है अच्छे से याद करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन पूछा है हु फाउंडेड द भारत सेवक संघ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। भारत सेवक संघ जिसको क्या बोलते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बोलते हैं, किसके द्वारा स्थापित किया गया। याद रखना, इसको किसने फाउंड किया गया था, 1905 में स्थापना होती है इसकी। कब होती है, 1905 में। किसके द्वारा की जाती है, जीके आपके गोखले बोल दो या गोपाल कृष्ण गोखले बच्चों, गोपाल कृष्ण गोखले का एक संगठन है जिनका नाम क्या है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इस बार दोबारा से रिपीट हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन हो तो ध्यान रखना। एमजी रनाडे, इनके द्वारा याद रखना पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा, पूना जो सार्वजनिक सभा उसके फाउंडर है, संस्थापक है। याद रखना, ये जो आपके एमजी रनाडे ये राजनीतिक गुरु थे, किसके, गोपाल कृष्ण गोखले। यह किसके राजनीतिक गुरु थे, जो आपके महादेव जस्टिस जो महादेव रनाडे, ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल जो कृष्ण गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। याद रह जाएगा, जस्टिस महादेव रनाडे, एमजी रनाडे बोल दो, इन्होंने 1870 के अंदर एक संगठन की स्थापना की थी, उसका नाम क्या था, पूना सार्वजनिक सभा था।
ये राजनीतिक गुरु हुआ करते थे किसके? गोपाल कृष्ण गोखले के। और गोपाल कृष्ण गोखले किसका था? गुरु का ही गुरु था, महादेव आपका महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु था, थोड़ा सा ध्यान रखना मुझे। बीजी तिलक है, बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने एक संगठन बनाया था, उसका नाम था होम रूल सोसाइटी। होम रूल लिंक बोल सकते हो आप, ठीक है। इसकी स्थापना कब की जाती है इनके द्वारा? इनकी स्थापना की गई थी 1916 के। इन्होंने 1904 के अंदर एक संगठन बनाया, अभिनव भारत, वीडी सावरकर है इनका संगठन का नाम है, अभिनव भारत। जो पॉपुलर हुआ किसके नाम से हुआ? मित्र मेला के नाम से। मित्र मेला के जो संस्थापक है वो भी कौन थे? आपको बताना है, वीर सावरकर थे। बहुत इंपॉर्टेंट है जो बातें बताई है, पूछा जा सकता है। अभिनव भारत की स्थापना कब होती है? 1904 में होती है। कौन करते हैं? वीर सावरकर करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है। होम रूल सोसाइटी है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना होम रूल जो लिंग है या सोसाइटी, इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? 1916 के अंदर की जाती है। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है 1870 में, दूसरा बन सकता है किसने की थी? तो आपको बताना किसने की थी पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना? जस्टिस महादेव रानडे ने की थी। जस्टिस महादेव रानडे कौन थे? तो आपको बताना है गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? तो आंसर होगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम बताइए, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु का नाम बताइए। तो याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने संगठन बनाया था, उसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। कब बनाते हैं? 1905 में बनाते हैं, एग्जाम में आ सकता है। दूसरा है जस्टिस महादेव रानडे बनाते हैं, उनका नाम पुनः सार्वजनिक सभा। बाल गंगाधर तिलक बनाते हैं, उनका नाम है होम रूल आपका लिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे इनमें से जो लगा, ये लगा बच्चों अभिनव भारत है, जिसको मित्र मेला के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना वीर सावरकर के द्वारा 1904 में की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है अभिनव भारत। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, इनके ऊपर लिख लेना आप, आने वाले इनसे एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट इज लीडिंग इन सोलर पावर जनरेशन विथ द हाईएस्ट इंस्टॉलमेंट कैपेसिटी? ठीक है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक आपका स्थापित क्षमता के साथ सोलर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? करंट का क्वेश्चन है, अभी सोलर का बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहा है, बिजली बचाओ, बिजली बचाने के लिए हम सोलर लगा रहे हैं हर जगह जगह। तो सबसे अग्रणी में कौन सा आपका राज्य है? भारत का तमिलनाडु, कर्नाटक है, गुजरात है या राजस्थान? प्रेजेंट टाइम की बात करें तो सबसे अग्रणी जो राज्य है, सर्वाधिक जो लग रहा है और सर्वाधिक जो उत्पादन हो रहे, कहां से हो रहे बच्चों? हमारे राजस्थान से, जिसको हम क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा रेगिस्तानी जो क्षेत्र है राजस्थान, यहाँ से सर्वाधिक सोलर प्लांट लग रहे हैं, सर्वाधिक विकसित है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा, जो विश्व का सबसे बड़ा जो आपका सोलर प्लांट है वो भी यही है। कहाँ पे? फड़ौदी के अंदर है। क्या नाम है? भादला सोलर प्लांट। भादला सोलर प्लांट विश्व का सबसे बड़ा, लिख देता हूं मैं, विश्व का नाम पूछ ले तो थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, क्या नाम है इसका? क्या नाम बताना था? लिख लेना एक बार जो मैंने बोला, क्या बोला? भादला सोलर प्लांट विश्व का सबसे बड़ा है बच्चों। कहां लग रहा है ये बच्चों? ये अपने हमारे फड़ौदी है, फड़ौदी राजस्थान के अंदर है सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है राजस्थान के अंदर। ये विश्व का या भारत की बात कर लो, ठीक है। राजस्थान अग्रणी स्थान पर है, पहले स्थान पर है किसके अंदर? सोलर एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, बादला जो प्लांट है विश्व का सबसे बड़ा क्या सोलर प्लांट है, कहाँ पे लगा है? तो ये हमारे फड़ौदी के अंदर लगा है, हाँ, बादला नाम से। क्लियर है, याद रह जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। आगे चले, दूसरे स्थान पर पूछे तो दूसरे स्थान पर गुजरात आता है बच्चों, ठीक है। अब इसके अंदर बताते हैं कि राजस्थान है जो अभी पूछा, देखो सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है। भारतीय राज्य में सबसे अधिक स्थापित क्षमता, कितनी क्षमता है? लगभग हम कितनी क्षमता उत्पादित करते हैं? 18 आपका गीगावाट बच्चों। कितनी करते हैं? गीगावाट। 18 गीगावाट की कैपेसिटी है राजस्थान के अंदर उत्पादित करने की, थोड़ा सा ध्यान रख लेना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या पूछा देखो, विच स्पोर्ट्स इनिशिएटिव रिसीव्ड द मैक्सिमम बजट अलाउड इन 2025? 2025 में किस खेल को अधिकतम बजट आवंटन प्राप्त हुआ है? 2025 का पूछा आपसे, तो क्या बताना है? कहां जा रहे हो? तो कहां पे हुआ है ये पूछा है। फिट इंडिया मूवमेंट को मिला है, या खेलो इंडिया पहल को मिला है, या राष्ट्रीय खेल विकास कोष को मिला है, या लक्ष्य ओलंपिक आपका पोडियम आपका योजना TOPS को मिला है? किसको मिला है? ध्यान रखना, 2025 का पूछा, अधिकतम जो बजट आपका पारित हुआ है 2025 खेल मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा, कहां पे होता है? खेलो इंडिया पहल के अंदर होता है। ये खेलो इंडिया पहल है, ये कब शुरू की जाती है? याद रखना, 2018 में शुरू की जाती है। फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? फिट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है
जो हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं। उस डेट से शुरू हुआ था 2019 से। फिट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है तो याद रखना 29 अगस्त 2019 से होता है। 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। राष्ट्रीय खेल दिवस पूछ लिया आपसे तो 29 अगस्त होगा। दूसरा याद रख सकते हो आप लोग किसकी याद में मनाते हैं? तो ये जन्म जयंती है 29 अगस्त। किसकी जन्म जयंती है? तो आपको बताना है ये जन्म जयंती है किसकी? मेजर ध्यानचंद जी की। मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्हें मेजर ध्यानचंद को हम क्या बोलते हैं? हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर। दूसरा याद रख सकते हो हॉकी विजार्ड बोलते हैं। और क्या क्वेश्चन आ सकता है? एक क्वेश्चन और बन सकता है, ध्यान रखना बच्चों। प्रेजेंट टाइम में ये जो फिट इंडिया मूवमेंट है या खेलो इंडिया पहल है, जिसको सबसे ज्यादा क्या मिला? बजट मिला 2025 का। ये किसके टाइम पर शुरू हुई थी? इस टाइम पर जो हमारे देश के जो खेल मंत्री थे, इस समय जो हमारे देश के खेल मंत्री थे, मंत्री उनका नाम था बच्चों उस टाइम पर ये फिट इंडिया मूवमेंट या खेलो इंडिया पहल पूछ ले किसके टाइम पर शुरू हुई थी? तो अनुराग ठाकुर थे। कौन थे? अनुराग ठाकुर थे। प्रेजेंट में अनुराग ठाकुर नहीं है। अभी पूछे वर्तमान में भारत के खेल मंत्री, आपसे पूछे क्या पूछे? वर्तमान में भारत के खेल मंत्री पूछा जा सकता है एग्जाम में, थोड़ा पढ़ के जाना बच्चों। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री, तो खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है। कौन है बच्चों? मनसुख मंडाविया। प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के जो खेल मंत्री उनका नाम है मनसुख मंडाविया। एग्जाम में आ सकता है बच्चों। वर्तमान में जो भारत के जो खेल मंत्री उनका नाम है मनसुख मंडाविया। ये जो फिट इंडिया मूवमेंट है या खेलो इंडिया जो पहल है ये शुरू होती है किसके टाइम पर होती है? तो बताना है इस समय हमारे देश के आपके खेल मंत्री हुआ करते थे। 2019 की जो सरकार बनी थी उस टाइम पर कौन थे? अनुराग ठाकुर थे बच्चों। क्लियर याद रह जाएगा। अब आगे चलते हैं बच्चों। राष्ट्रीय खेल दिवस भी बता दिए। छोटी छोटी बातें थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है देखो, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा संविधानिक संशोधन मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? 3-4 बार इस क्वेश्चन को हमने देख लिया, सोल्व कर लिया पिछले क्लासों के अंदर ही। मैंने बोला ना बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। देखो आप लोग पिछली 5 क्लास देखो, आपको पता लग जाएगा कितने क्वेश्चन बार बार सेम टाइप से रिपीट हो रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूं इनके ऊपर हमें क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। कौन से संविधान के संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? 44वां संविधान संशोधन, 40वां, 52वां या 42वां? याद रखना 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को। हम किस रूप में जानते हैं? भारतीय संविधान का क्या बोलते हैं? मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कल की क्लास में भी आया था। प्रस्तावना के अंदर क्या जोड़ दिया गया? धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। तो ये क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 के अंदर होता है। तो ये पता याद रखना आपको। 42वां संविधान संशोधन जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मिनी संविधान, क्योंकि इसके अंदर बहुत चीजें जोड़ी गई थी, घटाई गई थी, इसलिए इसको मिनी संविधान बोलते हैं हमारे भारत का। कब होता है ये 42वां संविधान संशोधन? तो आंसर देना आपको 1976 के अंदर हुआ था। प्रस्तावना के अंदर ही इसी संविधान के संशोधन के तहत ही हमने क्या किया था? चेंज किया था। अब ये भी पॉलिटी का अच्छा क्वेश्चन है। विच आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी इज बिलोंग जुडिशली आपका इंटरवेंशन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों डीपीएसपी का कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को हस्तक्षेप से परे है? न्यायालय के हस्तक्षेप से परे है, ये पूछा आपसे, ठीक है? अब आपको बताना इनमें से कौन सा हस्तक्षेप से परे है। आप एक बार आंसर दीजिएगा। डीपीएसपी जो क्वेश्चन पूछा, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, एक बार चेक कीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। फटाफट से आंसर दीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब जब मैं बोल दूं ना फटाफट से आंसर दीजिएगा, तो तब एक बार कोशिश किया करो आप आंसर देने की। देखो ध्यान देना, आर्टिकल नंबर जो आपका 19 है वो किससे संबंधित है? 21 किससे संबंधित है? और 52 किससे संबंधित है? फटाफट से आंसर दीजिएगा एक बार। अनुच्छेद नंबर 21 आपका 19 क्या बोलता है और 21 क्या बोलता है और 52 क्या बोलता है? 19 है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, 21 किससे संबंधित है? फटाफट से आंसर दीजिएगा बच्चों। 21 अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 21 और 52 और 37। ध्यान रखना 21 है ये है बच्चों जीवन का अधिकार, और जो 52 है ध्यान रखना 51 तक आपके नीति निर्देशक तत्व समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद में 52 आता है। 52 से क्या शुरू होता है? राष्ट्रपति शुरू होता है। राष्ट्रपति का पद बोल सकते हैं। भारत के अंदर क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है? अब देखो आपसे क्या पूछा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों डीपीएसपी का कौन सा अनुच्छेद न्यायालयों के हस्तक्षेप से परे है? डीपीएसपी पता होना चाहिए। एक तो ये पता रखना आपको राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये कहां से लिए थे हमने? याद रखना राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है
तत्व है आयरलैंड के संविधान से लिए। कहां से लिए बच्चों? आयरलैंड के संविधान से लिए। एग्जाम में पूछ लेता है सिंपल सिंपल बात। इसके अंदर जो अनुच्छेद आते हैं, देखो मैं एक बार सारे बता रहा हूं, अनुच्छेद आते हैं नीति निर्देशक तत्वों में, वो आएंगे बच्चों। कौन कौन से आएंगे आपका याद रखना, 35 से लेके 35 तक तो वह 36 से लेके 51 तक के जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? भारत के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अब ध्यान रखना आप, जैसे हमारे संविधान के अंदर भाग जो पहला है, भाग प्रथम है, इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं बच्चों 1 से लेके 4 तक। भाग 2 है, भाग 2 में अनुच्छेद आएंगे 5 से लेके 11 तक। ये तो किससे संबंधित है? आपका संघ और राज्यों से संबंधित है, संघ राज्यों से संबंधित है। भाग 2 है, ये नागरिकता से संबंधित है। किससे? नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 है, भाग 3 में जो अनुच्छेद आएंगे ये आएंगे 12 से लेके 35 तक। ये किससे संबंधित है? ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। जैसे अभी लिखा है आपको 21 और आपका 21 और 19 लिखा हुआ, मौलिक अधिकारों से संबंधित है, फंडामेंटल राइट बोल सकते हो। ठीक है। भाग जो 4 है बच्चों, भाग 4 में क्या आता है? अनुच्छेद नंबर आएंगे 36 से लेके 51 तक आएंगे। कहां तक आएंगे? 36 से 51 तक आएंगे। ये किससे संबंधित है? नीति निर्देशक। एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि नागरिकता का कॉन्सेप्ट है हमने कौन से संविधान से लिया था? तो याद रखना नागरिकता हमने कहां से ली थी? ब्रिटेन के संविधान से। एग्जाम में आ सकता है। मौलिक अधिकार है, ये कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से लिया। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व तो मैंने बताया दिया, आयरलैंड के संविधान से लिया। उसके बाद में 51A जोड़ा गया भारतीय संविधान के अंदर, 86वें संविधान संशोधन के तहत। उसके अंदर क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य मूल कर्तव्य बोल सकते हो। मौलिक कर्तव्य अलग है, मौलिक अधिकार अलग है। मौलिक कर्तव्य है, ये ध्यान रखना। इसके अंदर 51A या क्या बोल सकते हो में जोड़ा गया। ये कहां से लिया? रूस के संविधान से। रूस के संविधान से। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो ध्यान रखना 0 था। मूल संविधान जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, बता सकते हो 26 जनवरी 1950 के टाइम पर हमारे मौलिक कर्तव्य कितने थे? हुआ ही नहीं करते थे, इनको बाद में जोड़ा गया। तो मूल संविधान में पूछे आपसे, लिख देता हूं, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य तो कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा, आंसर आएगा 0। ठीक है। इनको बाद में जोड़ा गया था, तो बाद में जोड़े गए थे तब कितने थे? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तब कितने थे? 10 थे बच्चों। पूछे वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने? इसे पूछ ले, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, अभी वर्तमान में कितनी बच्चों? 11 है। ठीक है। ध्यान रखना मूल संविधान में तो 0 हुआ करते थे मौलिक कर्तव्य, रूस के संविधान से लिए मौलिक कर्तव्य। ठीक है। फिर जोड़े गए थे तब कितने थे? 10 थे, और वर्तमान में कितने? 11। ऐसे ही पूछा जा सकता है। जैसे मूल अधिकार है, मूल संविधान में जो मूल अधिकारों की संख्या थी 7, फिर संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटाया। अभी वर्तमान में कितने? वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकार पूछे आपसे, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो ध्यान रखना 6 है। एग्जाम में आ सकता है बच्चों, आपके एग्जाम के क्वेश्चन ही बता रहा हूं मैं। वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। किसको समाप्त कर दिया गया? तो बताना है, आपका संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो मैंने बातें बताई इनसे 101% तुम्हारी क्वेश्चन एक छपने वाला है, याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है। जो मैंने बातें बताई, अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो अपने आप ही आ गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद न्यायालय में हस्तक्षेप से परे है? तो कौन सा हो गया? एक ही बच गया, बाकी तो ये किसके हैं? ये 2 तो थे, मूल अधिकारों से संबंधित थे। एक राष्ट्रपति से संबंधित था, अनुच्छेद नंबर आ जाएगा 37 बच्चों। ठीक है। अब आपको इतना सा भी पता होता ना कि 36 से लेके 51 के बीच में क्या आते हैं? नीति निर्देशक तत्व आते हैं, तो भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। क्लियर है? तो ध्यान रखना, आपका अनुच्छेद नंबर ऐसे पूछते नहीं है, थोड़ा सा याद रखो तो रख सकते हो। 19 वैसे तो ये आपका कहां से बताना है? 12 से लेके आपके 35 तक जितने भी मौलिक अधिकार है, किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद। तो 19वां अनुच्छेद किससे संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार है। 21वां है आपका जीवन का अधिकार है। और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद नंबर 52 बोलता है कि भारत के अंदर क्या होगा? एक राष्ट्रपति होंगे। यहाँ 52 से लेके कब तक बताना है? जो आपके 61 अनुच्छेद है वो सारे किससे संबंधित है? वो आपके राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति भाग के आपके संविधान के भाग 5 में आता है बच्चों। ठीक है। ये जो मैंने बातें बोली थोड़ा सा ध्यान रख लेना। भाग 4 इंपॉर्टेंट है। भाग पहले के अंदर अनुच्छेद आएंगे 1 से लेके 4 तक, जिसके अंदर भारत के अंदर एक भारत होगा और उसके राज्य क्षेत्र होंगी, किसमें सीमा बढ़ाएंगे, किसमें घटाएंगे, ये सारी बातें 1 से लेके 4 अनुच्छेदों तक बोली जाएगी। भाग 2 है, उसके अंदर अनुच्छेद आएंगे 5 से लेके 11, जिसके अंदर बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे? नागरिकता, सिटीजनशिप की बात करेंगे। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के अंदर किस टाइप की नागरिकता है? तो याद रखना एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता किसके अंदर है? अमेरिका के अंदर।
एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नागरिकता का, ये जो नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने किसके संविधान से लिया था, तो बताना आपको किसके संविधान से लिया था। नागरिकता है भारत के अंदर, तो हमने लिया था ब्रिटेन के संविधान से कि नागरिकता लेनी हमें, सिटीजनशिप होगी। दूसरा तीसरा भाग है, उसके अंदर अनुच्छेद आएंगे, कहां से आएंगे, 12 से लेकर 35। ये मौलिक आपके अधिकारों से संबंधित है, मूल अधिकारों से संबंधित है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो मूल अधिकार है हमने कहां से लिए, तो बताना है मूल अधिकार लिए थे अमेरिका के संविधान से, नागरिकता ली थी ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद में भाग नंबर 4 है, उसके अंदर आएंगे नीति निर्देशक तत्व है। इसके अंदर जो अनुच्छेद है 36 से लेकर 51 के बीच में आने वाले हैं, ठीक है। ये नीति निर्देशक तत्व ये कहां से दिया, आयरलैंड के संविधान से। कहीं लिखा होगा, मैंने ध्यान रख लेना, याद कर लेना, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिए थे, नीति निर्देशक तत्व लिए थे। नहीं लिखा क्या, ये आयरलैंड के संविधान से लिए थे। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छे से याद करके जाना। ये जो इतना सा पढ़ के चले जाओगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा पॉलिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट है who can make laws on subject that are not included in the list of the subject given in the constitution। उन विषयों पर कौन कानून बना सकता है जो संविधान में दी गई विषयों की सूची में शामिल नहीं है। ध्यान रखना कितने सूची शामिल है संविधान के अंदर, 3 तरह की सूचियां शामिल है। एक तो आपकी संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची है, और तीसरी कौन सी होती है, समवर्ती सूची होती है। इनके अलावा जो भी मामले होते हैं उनको बोलते हैं अवशिष्ट, अवशिष्ट बोलते हैं। ध्यान रखना 3 तरह की सूचियां हैं। सूचियां कितनी है बच्चों, जिनके ऊपर राज्य कानून बनाता है उनको बोलते हैं राज्य सूची, जो राज्य कानून बनाएंगे राज्य सूची है, जिनके ऊपर केंद्र कानून बनाएगा उनको बोलेंगे संघ सूची, और जिनके ऊपर दोनों कानून बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची। ये इन 3 सूचियों के अंदर विषय शामिल होंगे सारे के सारे। अब पूछा है उन विषयों पर कौन कानून बना सकता है जो संविधान में दी गई विषयों की सूची में शामिल है। इन विषयों में शामिल नहीं है तो कौन कानून बना सकता है, ध्यान रखना इनके ऊपर कानून कौन बना सकता है, संसद, और क्या कौन बनाएगा, आपका बता सकते हो केंद्र सरकार। अब ऑप्शन देखो, सर्वोच्च न्यायालय इनके ऊपर कानून नहीं बना सकता, राज्य विधान मंडल भी नहीं बना सकता, क्षेत्रीय परिषद भी नहीं बना सकती, क्या आंसर हो जाएगा, केंद्र सरकार, या क्या बोल सकते हो संसद। संसद का मतलब हो गया केंद्र सरकार आ गई, एक तो लोकसभा आ गई, एक राज्यसभा आ गई, एक क्या हो गया, राष्ट्रपति। संसद के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं, संसद के अंग पूछ लेते कई बार, तो संसद में ध्यान रखना कौन गाना है, एक तो लोकसभा है हमारी, लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा आती है, राज्यसभा आती है, और तीसरा इनका हिस्सा कौन होता है, संसद का अंग तो ये 2 ही है, और हिस्सा कौन है, राष्ट्रपति भी इनका हिस्सा होता है। अंग पूछा तो 2 बताना है, हिस्सा पूछा तो ये 3 बताना है। याद रखना लोकसभा में जो अधिकतम सीटें वो 550 है प्रेजेंट टाइम में, राज्यसभा में जो अधिकतम सीटें वो 252 है बच्चों। अभी बता रहे हैं कि 2027 की जो जनगणना हो रही है इसके अंदर लोकसभा का क्या किया जाएगा, परिसीमन किया जाएगा जनसंख्या के आधार पर। तो इन सीटों को बढ़ा के कितना किया जा सकता है, करंट का क्वेश्चन है। अब इनको करने की कितनी कोशिश है, 850। लोकसभा की सीटें कितनी की जाएगी, लोकसभा की सीटें कब है आपकी 2027 की जनगणना के आधार पर, के आधार पर परिसीमन करके कितने करने की बात चल रही है। तो ध्यान रखना कितने करने की बात चल रही है, 850 करने की बात चल रही है। लोकसभा उसको क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं, एग्जाम में आते हैं कई बार क्वेश्चन। लोकसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं, उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा में जो अधिकतम सीटें पूछे तो 550 बतानी। अगर ऐसे पूछ ले राज्यसभा में, देखो मैं लिख रहा हूं अधिकतम है 250, 552 बोल दिया मैंने, आपका 550 बोल दिया, 252 है राज्यसभा में, इनमें से 238 है ये क्या है, निर्वाचित है, और 12 कैसी है, 12 है आपकी मनोनीत। एग्जाम में से पूछ ले राज्यसभा में अधिकतम मनोनीत सीटें होती है तो याद रखना 12, राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीटें होती है तो याद रखना कितना आएगा, 238। ऐसा नहीं कि हम अधिकतम पूछा तो क्या करते हैं 250 करते हैं। कुल सीटों की संख्या है 250 राज्यसभा में, जिनमें से निर्वाचित है, जिनको चुना जाएगा वोट के द्वारा, या हम चुनेंगे या हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चुनेंगे, तो वो सीटें तो कितनी होंगी, 238 होंगी। जो मनोनीत होती है ये 12 किसके द्वारा मनोनीत होती है, राष्ट्रपति चुन सकता है। अगर आपने साहित्य में अच्छा काम किया है, खेल के अंदर अच्छा काम किया है, या किसी भी चीज में, किसी डॉक्टरी में, किसी में अच्छी फील्ड में काम किया है, तो आपको 12 सदस्य है राष्ट्रपति के द्वारा चुने जा सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं एग्जाम में पूछना, तो वो ये चाह रहा है कि राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीटें कितनी हम कर देते हैं, कितनी कर देते हैं 250। ये कुल सीटें, निर्वाचित कितनी 238। राज्यसभा में अधिकतम मनोनीत सीटें पूछी तो कितनी बतानी है, 12 बतानी है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट गलत नहीं करना, हमें बेसिक चीजों पर ध्यान रखना। तो ये जो विषय है, इनके अलावा जो विषय है कौन से, राज्य सूची में शामिल नहीं, संघ सूची में शामिल नहीं, समवर्ती सूची में शामिल नहीं, उनको किस टाइप के विषय बोलते हैं, अवशिष्ट विषय बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, अवशिष्ट विषय बोलते हैं। ठीक है, इनके ऊपर कानून कौन बना सकता है, संसद
संसद का मतलब है लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा केंद्र सरकार दिया हुआ ऑप्शन में केंद्र सरकार कर सकते हो या संसद कर देते हैं हम लोग। संसद के द्वारा इनके ऊपर विषय ऊपर कानून बनाया जा सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। ये जो बातें मैंने बताई है बच्चों अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छे से तैयार करना है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हेन डज ए लैंड ब्रिज ब्लो? स्थलीय समीर कब बनता है? स्थलीय जो समीर है ये कब बनता है, ये पूछा आपसे। ये क्या होता है अभी देखते हैं। रात के दौरान बनता है, दिन के दौरान बनता है, पूरे दिन में बनता है या सप्ताह में एक बार बनता है? स्थलीय समीर है ये बनता है बच्चों रात के दौरान। जैसे अभी गर्मियों का टाइम है, आपने देखा होगा अभी गर्मियां पड़ रही है, तो अभी दिन के अंदर आप जाओगे या शाम को जाओगे 5-6 बजे 7 बजे तक, तो जो हमारी जो पृथ्वी है या आपका स्थल है वो बहुत तपता है, गर्म है। जैसे शाम होती है एकदम ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, दो तरह की है, दिन के अंदर तो बहुत गर्म है और रात को क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। इसको बोलते हैं स्थलीय समीर। क्या बोलते हैं? स्थलीय समीर बोलते हैं। जैसे समुद्र के आसपास का एरिया होता है, ये रात को गर्म है तो दिन को भी, दिन में गर्म है तो रात को भी काफी टाइम तक क्या रहेगा, गर्म रहेगा। हो सकता है बहुत लेट टाइम तक 12, 1, 2, 3 बजे तक ठंडा हो जाए, लेकिन तुरंत ठंडा नहीं होता है। हमारी जो पृथ्वी है आप लोग नोटिस करना, घर के आसपास बाहर जाके देखना, दिन में तो एकदम गर्म है, पैर ही नहीं रख सकते, रात को एकदम ठंडी है, मन करता है ये सो जाएगी। तो ये इसको क्या बोलते हैं, समीर बोलते हैं। स्थलीय समीर कब बनता है? रात के दौरान बनता है बच्चों। एकदम तुरंत क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, गर्म भी तुरंत हो रही है और ठंडी भी तुरंत हो रही है, ये विशेषता बच्चों। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बेसिक नॉलेज के लिए ऐसा ही क्वेश्चन डाल दिया आपके लिए। ठीक है, ऐसे 1-2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर कि तुम्हारा कॉमन सेंस चेक करने के लिए कि तुम क्या सोचते हो और किस टाइप से आंसर देते हो। ठीक है, जानबूझ के वो डालते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब ये जो पेपर है पिछले साल का पेपर था, इसलिए करंट पिछले साल का पूछा हुआ है। इस बार थोड़ा सा आंकड़ा आपको, जैसे अभी क्या मिले, पद्म पुरस्कार मिले बच्चों, पद्मा अवार्ड मिले, आपको बता रखे, वो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम में आएंगे अभी। ठीक है, जैसे ये पिछले साल का पेपर था तो 2025 का करंट पूछ रखा है। हु वाज द अवार्डेड द आपका प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन? चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किससे प्रदान किया गया, ये पूछा आपसे। बताना, डॉक्टर शंकर आचार्य को, देवी शेट्टी को, डॉक्टर कौशिक लक्ष्मीदास रवैया को और डॉक्टर आपका रमेश त्रेकन को। ध्यान रखना 2025 का पूछा है किसके अंदर आपका, बताना प्रवासी सम्मान चिकित्सा अवार्ड किसको मिला था, तो कौशिक लक्ष्मीदास रवैया को मिला था। कौशिक लक्ष्मीदास रवैया को मिला था। अभी बच्चों पद्मा अवार्ड मिले आपके, पद्म पुरस्कार कौन से बच्चों, 2026 के। थोड़ा सा आंकड़े याद कर लेना। पद्म पुरस्कार में सबसे हाईएस्ट होता है, पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्चम पूछे आपसे, सर्वोच्चम पुरस्कार कौन सा होता है, तो बताना है पद्म विभूषण, फिर होता है बच्चों पद्म भूषण, और फिर क्या होता है, पद्म श्री होता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना इनको कैसे कैसे ये आंकड़े मिले हैं, अभी थोड़ा सा बताना हमें कैसे कैसे आंकड़े मिले, थोड़ा सा करंट का ध्यान रखना। ये 2025 का पूछा हुआ है बच्चों। इसके आंसर देने फटाफट से आपको। ध्यान रखना बच्चों, ये पद्म पुरस्कार 2026 से कितने लोगों को मिला है, तो ध्यान रखना 131 लोगों को मिला। कुल कितने लोगों को मिला है, 131। 131 में से पद्म विभूषण मिला बच्चों 5 लोगों को, पद्म भूषण मिला बच्चों 13 लोगों को, बाकी बच गए उनको मिला पद्म श्री 113 लोगों को। टोटल कितने हो गए, 131 हो गए। पद्म पुरस्कार पूछ ले 2026 में कुल कितने लोगों को दिया गया, तो याद रखना 131 लोगों को दिया गया है। 131 में से भी पद्म पुरस्कार का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो कौन सा है, पद्म विभूषण है। ये 5 लोगों को मिलता है, 5 जनों को मिला था। पद्म भूषण कितनों को मिला, 13 को मिला है, और पद्म श्री कितनों को मिलता है, 113 को मिलता है। ये थोड़ा सा बेसिक चीजें ध्यान रखनी है आपको। याद रखना भारत का सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार पूछे तो वो तो होता है भारत रत्न। पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा होता है, पद्म विभूषण होता है। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना, ये 2026 के थोड़े से पद्म पुरस्कार याद करके जाना, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। इनकी घोषणा तो 2 महीने पहले हो गई थी, अभी परसों ही मिला बच्चों। ये कब मिला आपको, 25 मई को मिले हैं पद्म पुरस्कार। ये 1 से 31 जो हमारी देश की विभूतियां उनको मिला है। एक ध्यान रखना, ये मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला, किसको मिला, धर्मेंद्र को मिला है। फिल्म अभिनेता किसको, धर्मेंद्र को कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो बताना है पद्म विभूषण दिया गया। कौन सा दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया, याद रह जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये भी बच्चों कॉमन सेंस जैसा क्वेश्चन लग रहा है मुझे चेक करने के लिए कि आप क्या सोचते हो। द फॉर्म ऑफ द सेटलमेंट इन द इंडिया डेट अपीयर्स इज द स्क्रेडेड हंट्स इन द रिमोट फॉरेस्ट और स्मॉल हिल इज नोन एज। भारत में अधिवास का स्वरूप, अधिवास जहां लोग हम निवास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अधिवास। जहां हम लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, अधिवास। हमारा रहने का, जहां रहते हैं हम रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, अधिवास। हम निवास करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बेसिक चीजें पकड़नी है।
अधिवास का स्वरूप जो सुंदूर जंगलों या छोटी पहाड़ियों में अलग अलग झोपड़ियों के रूप में दिखाई देता है के रूप में जाना जाता है। जो लोग कहाँ रह रहे हैं, छोटी छोटी झोपड़ियों में रह रहे हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं और दूर दूर रह रहे हैं, अलग अलग झोपड़ियों में रूप में निवास करते हैं के रूप में क्या कहते हैं, गुच्छित अधिवास। गुच्छित का मतलब हो गया एक साथ में रहते हैं, एक साथ में रहते हैं, साथ में रहना। जैसे आप शहर में रह रहे हो या फ्लैटों में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, उसको आप बोल सकते हो गुच्छित अधिवास है। सारे लोग एक जगह रह रहे हैं, इकट्ठा होकर रह रहे हैं। यहाँ पे बोला अलग अलग झोपड़ियों में रह रहे हैं, दूर दूर रह रहे हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं, तो गुच्छित नहीं होगा। मिश्रित अधिवास, मिश्रित का मतलब हो गया सारे मिक्स में रह रहे हो, कोई इधर रह रहा है, कोई उधर रह रहा है, किसका झोपड़ी यहाँ, उसकी झोपड़ी यहाँ है, तो ये भी नहीं होगा। साथ में रहना ही हो गया एक तरह से मिश्रित, मतलब साथ ही हो गया एक तरह से, ठीक है। पल्ली अधिवास कौन सा होता है, एकांकी अधिवास, ये कैसा होगा, एकांकी अधिवास होगा। पल्ली अधिवास कौन सा होता है, पल्ली अधिवास में ध्यान रखना बच्चों आपको, पल्ली अधिवास इसको बोलते हैं कि एक गांव क्या है, एक साथ में रह रहा है, एक ग्रुप, गांव का ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं, पल्ली अधिवास बोलते हैं। एकांकी अधिवास ये होता है जो अलग अलग रह रहे हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं और दूर दूर रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, उसको किस टाइप का अधिवास बोला जाता है, एकांकी अधिवास बोला जाता है। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, साइकोलॉजी बेस्ड बोल सकते हो, ठीक है। इसका हमारे जो सब्जेक्ट है जीके के अंदर उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पता होना चाहिए अधिवास निवास करते हैं जहां लोग रहते हैं। एकांकी अधिवास कौन सा होगा, पल्ली अधिवास कौन सा होगा, मिश्रित कौन सा होगा, गुच्छित कौन सा था, कर सकते थे आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इतना हार्ड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या बोला देखो ध्यान दो। Which of the following monuments was the built to the commemorate the soldiers of the British Indian Army who were killed during the First World War? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारे गए ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों के स्मरण के लिए बनाया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए। कौन सा बनाया गया था? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता कब से कब है, तो याद रखना 28 जुलाई 1914 से लेके 1918 के बीच में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। महात्मा गांधी के आग्रह पर हमने किसके अंदर, ब्रिटिश आर्मी के अंदर भाग लिया था। किसके आग्रह पर लिया था? महात्मा गांधी के आग्रह पर। भारतीय युवाओं ने अंग्रेजी सेना में भाग लिया, इसलिए भारतीय युवा महात्मा गांधी को भर्ती वाला बाबा की उपाधि दी। जो भर्ती करा रहा बाबा, रिक्वायरमेंट सार्जेंट की उपाधि दी। बता सकते हो आप इस बात से अंग्रेज खुश होकर महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? केसरे हिंद की उपाधि दी। याद रखना बच्चों, महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेज देते हैं। इनसे पहले 1915 से पहले महात्मा गांधी कहां हुआ करते थे? साउथ अफ्रीका। वहां पे भी दो उपाधि मिलती है महात्मा गांधी को, बोहर और जुल्लू मिलती है। बोहर और जुल्लू कहां मिली थी? बोहर और जुल्लू उपाधि ये साउथ अफ्रीका में मिलती है। जब ये तीनों उपाधि, अब कितनी उपाधि? 3 उपाधि। ये उपाधियां महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दी। पूछ लिया जाता महात्मा गांधी ने इन उपाधियों का कब त्याग किया, तो याद रखना असहयोग आंदोलन। कब हुआ था असहयोग आंदोलन? तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया जाता है 1 अगस्त 1920 को, और 1 अगस्त 1920 को क्या होती है आपकी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के साथ में हमने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अब इसमें पूछा है कि ये जो बनाया हुआ है स्मारक बनाया है प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद हुए थे, कितने लोग शहीद हुए थे भारतीय? बच्चों ध्यान रखना, प्रथम विश्व युद्ध में 74,000, कितने? 74,000 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। सैनिक क्या हुए थे? शहीद हुए थे। उनकी आपकी याद के अंदर क्या बना हुआ है बच्चों? एक स्मारक बना हुआ है। कहां पे बना हुआ है? ध्यान रखना, 74,000 शहीद हुए थे। लेकिन इनकी जो आपकी स्मारक है, जिनकी मूर्तियां लगी हुई है,
कहाँ पे लगी हुई है? इंडिया गेट के अंदर। ऑप्शन में देखना कहाँ है? इंडिया गेट, ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे लगी हुई है। ये कहाँ पे, कई बार पूछते थे, कहाँ? दिल्ली के अंदर है बच्चों। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली के अंदर। तवांग का युद्ध स्मारक यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में बच्चों, ठीक है। ये होता है 1962 के अंदर भारत चीन युद्ध हुआ था, उस टाइम के अंदर बना हुआ है तवांग का बच्चों। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे? मुंबई के अंदर है। जो आपका ब्रिटिश राजा कौन? जॉर्ज पंचम की जो आया था उसके स्वागत के लिए बनाया गया था, जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए। स्वागत के लिए किसका निर्माण किया गया था? तो याद रखना गेटवे ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जो इनकी जो स्मारक है, कितने शहीद हुए थे हमारे देश के? 74,000 जवान शहीद हुए थे। उनमें से कितने स्मारक बने हुए हैं यहाँ पे जिनके चिन्ह लगे हुए हैं? तो याद रखना 13,300 के आसपास लोगों के। कितने बने हुए हैं? 13,300 के आसपास इनकी क्या लगी हुई है? मूर्तियां लगी हुई है, स्मारक बने हुए हैं, ठीक है। तो याद रखना, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, छोटी छोटी बातें याद रखना, ये जो मैंने बताई थी। एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, उनको भी एक उपाधि मिली थी, नाइटहुड की उपाधि का त्याग कब कर दिया? तो याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? पूछे तो बताना है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये जो बातें बता रहा हूँ वो मुझे पता है इनसे क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसलिए सारी बातें बता रहा हूँ, मुझे उनको अच्छे से तैयार करना, याद करने की कोशिश करना। तवांग युद्ध स्मारक कहाँ बना हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ है। जब भारत क्या हुआ था? चीन युद्ध हुआ था, कब होता है? 1962 के अंदर, उस टाइम का बना हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया ये बनता है बच्चों मुंबई के अंदर बनता है। जब भारत के अंदर 1911 के अंदर कौन आता है? ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम और उसकी वाइफ कौन आई थी? मेरी आई थी। उनके स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जो मुंबई के अंदर है। इंडिया गेट कहाँ पे? दिल्ली के अंदर है। ये अच्छा क्वेश्चन था जो आपके सामने है, याद कर लेना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा, क्या पूछा है? एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आपसे पूछा हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ सी ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल पीपी कुमार मंगलम थे, जनरल के.एम. करियप्पा थे, जनरल मार्शल एएस आपके एफ.जे. मोनसो थे, या जनरल एएस थिएपा थे? याद रखना, भारत के जो पहले कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे बच्चों? जे आपके जनरल कौन थे? के.एम. करियप्पा थे। ये अपना पद कब संभालते हैं? ब्रिटिश अधिकारी से अपना पद लेते हैं, कब लेते हैं? 15 जनवरी 1949 को लिया था। 15 जनवरी 1949 को लिया था, इसीलिए हम 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस मनाते हैं। इसलिए हम 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस मनाते हैं। अगर ऐसा नहीं पूछ के एग्जाम में 15 थल सेना दिवस कब मनाते हैं या आर्मी डे कब मनाते हैं, ये नहीं पूछ के ऐसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है 15 जनवरी को? तो ध्यान रखना बच्चों, भारत के पहले जो फील्ड मार्शल थे, जो हमारे फील्ड मार्शल थे, कमांडर इन चीफ थे, कौन थे आपके? तो जनरल के.एम. करियप्पा थे। इन्होंने पद संभाला था 15 जनवरी को, इसलिए इनकी याद में हम क्या मनाते हैं? 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं। पूछा जा सकता, थोड़ा सा ध्यान रखना, रीजन आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो 1949 को संभालते हैं अपना पद, ठीक है। वर्तमान में आपसे पूछ ले आर्मी के चीफ, अभी बताया था पिछली क्लास में मैंने, आज की क्लास में पहले क्वेश्चन में बताया था, वर्तमान में आपके आर्मी चीफ पूछे, या तो वर्तमान पूछेगा या पहला जैसे क्वेश्चन पूछ रखा है ऐसे पूछेगा। उपेंद्र कौन है? द्विवेदी। बाकी चीजें मैंने बता रखी है बच्चों, दोबारा बताने से आप एक बार दोबारा से क्लास ले लीजिएगा, बातों को ध्यान रखना, ठीक है। बहुत अच्छी है, छोटी छोटी जो बातें वापस बताऊंगा, कोई मतलब नहीं, अभी बताया आज की क्लास में, एक बार दोबारा देख लेना। कल भी आया था ऐसा क्वेश्चन, दोबारा से आया बच्चों, ठीक है। कल सेम ही क्वेश्चन था, पश्चिमी कमांड पूछी थी, आपको याद हो तो कल का वाले पेपर में क्या पूछा था? आपसे पूछा था वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न नवल कमांड ऑफ लोकेटेड? पूर्वी नौसेना आपका कमान का मुख्यालय पूछा था। कल की क्लास में क्या पूछा था? तो कल की क्लास में पूछा था बच्चों पश्चिमी कमांड का मुख्यालय पूछा था। याद रखना, जो हमारी पूर्वी कमांड है ये तो कहाँ पे? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। पूर्वी जो कमांड है, पूर्वी जो कमांड है ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। अगर पूछ लेता पश्चिमी कमांड, कल ही पूछा था, तीन ही कमांड है हमारी किसकी? नेवी की। पश्चिमी कमांड पूछता तो पश्चिमी कमांड कहां पे बच्चों? पश्चिमी कमांड थी हमारी कहां पे? आप बता सकते हो, महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में। और अगर दक्षिणी पूछ लेता, दक्षिणी कमांड, तो दक्षिणी कमांड कहां है बच्चों? कोचीन केरल के अंदर है। ये तीन ही कमांड है, तीन कमांड सारी याद करके जानी है आपके नेवी, एयरफोर्स, आर्मी की। कल बताया था मैंने आपकी आर्मी की कितनी 7 कमांड है, एयरफोर्स की कितनी 7 है, और नेवी की कितने 3 है, तीनों आपके सामने लिखी हुई है। तो चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? What was the reason of the beginning of the non cooperation movement? असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का कारण क्या था? अभी मैंने बताया था असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, एक तो याद रखना
बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के साथ में शुरू करते हैं। कब हुई थी उनकी मृत्यु? 1 अगस्त 1920। किसने शुरू किया? अगर ये पूछ देता तो याद रखना महात्मा गांधी ने शुरू किया था। असहयोग मतलब नॉन कोऑपरेशन, सारी की सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उनका क्या नहीं करना? कोऑपरेशन नहीं करना, कोऑपरेट नहीं करना, नॉन करना, सहयोग नहीं देना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं। कब शुरू होता है? 1 अगस्त 1920 में होता है। अब आपसे पूछा ये क्या कारण था इसका शुरू करने का? याद रखना बंगाल का विभाजन कब होता है? 1905 में होता है। कौन करता है? लॉर्ड कर्जन करता है। कौन करता है? लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन पूछ ले कब हुआ? 1905 में हुआ। अगर पूछ ले रद्द कब हुआ, बंगाल का विभाजन को रद्द कब कर दिया गया? अभी बताया था मैंने, कौन आया था? ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम आया था, उसने घोषणा की थी। कब की थी? 1911 में। अगर ऐसा पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में होता है। तारीख पूछते तो क्या बतानी है? 16 अक्टूबर। इसलिए 16 अक्टूबर को बंगाल का क्या मनाया जाता है? शोक दिवस मनाया जाता है। इसने घोषणा की थी कब की थी? 19 जुलाई को की थी कि हम क्या करेंगे? 19 जुलाई 1905 को बोला था कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे। हमने इसके अगस्त में क्या शुरू कर दिया? 7 अगस्त 1905 से क्या शुरू कर दिया था हमने? आपका 7 अगस्त 1905 से स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ ये पूछ ले तो आपको बताना 7 अगस्त से। और याद रखना 7 अगस्त के अंदर ही अभी हमने 2022 के अंदर पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। किसके अंदर जीता था? जेवलियन थ्रो में। इसलिए भाला फेंक में, इसलिए भाला फेंक दिवस भी कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। भारत ने पहली बार 7 अगस्त 2022 को भाला फेंक के अंदर क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था जेवलियन थ्रो में। किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। इसलिए हम 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? एक तो मनाते हैं जेवलियन थ्रो दिवस मनाते हैं, दूसरा क्या मनाते हैं? तो दूसरा पूछे तो आपको बताना है। दूसरा हम मनाते हैं इसी डेट को, क्या मनाते हैं? हथकरघा दिवस। क्या मनाते हैं? नेशनल हैंडलूम डे। हमने बोला था, देखो सुनना दोबारा से अच्छे से। 19 जुलाई को लॉर्ड कर्जन ने घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी? हम क्या करेंगे? बंगाल का विभाजन करेंगे। हम क्या करने वाले? बंगाल का विभाजन करने वाले। 19 जुलाई को उसने घोषणा की। जैसे वो घोषणा करते हैं, हम इसके खिलाफ, किसके? बंगाल के विभाजन के खिलाफ हमने क्या शुरू कर दिया? स्वदेशी आंदोलन। ये कब शुरू होता है? 7 अगस्त 1905 को शुरू होता है। स्वदेशी मतलब हमें क्या करना है? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी अपनाना है। तो ये मूवमेंट इसके लिए हमने शुरू किया था। लेकिन कर्जन ने क्या किया? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। इसलिए 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? बंगाल का शोक दिवस। शोक दिवस। फिर आगे चल के 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम आता है। कब आता है? 1911 के अंदर आता है। उन्हीं की याद में हमने अभी देखा था गेटवे ऑफ इंडिया स्टेब्लिश किया था, जो कहां पे था? मुंबई में था। ठीक है, वो स्टेब्लिश करते हैं। उसके अंदर हमने क्या घोषणा की थी? ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी। कौन करता है? ब्रिटिश राजा आपका जॉर्ज पंचम घोषणा करता है। क्या करता है? तो आपको बताना है कि उसने घोषणा की थी कि बंगाल का विभाजन को क्या किया जाएगा? रद्द किया जाएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ, तो आंसर होगा 1911। अब ध्यान रखना, ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? बंगाल विभाजन हो गया। मार्ले मिंटो सुधार, इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं। ये कब आता है? ये 1909 के अंदर आया था। कब आया था? 1909 के अंदर आते हैं। इस समय मार्ले भारत के सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे और मिंटो कौन थे? भारत के मुस्लिम। जलियांवाला बाग हत्याकांड अभी बताया था मैंने, कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जो गोली का आदेश है वो कौन देता है? जनरल आर डायर देता है। कौन देता है? गोली जो चलाने वाला व्यक्ति था उसका नाम था जनरल आर डायर। ठीक है, ये आर्मी का चीफ हुआ करता था। यहाँ पे ये आर्मी का चीफ था। अगर यहाँ पे पूछ लेता आपका पुलिस का चीफ पूछ लेते यहाँ पे, तो उसका नाम था जनरल ओ डायर। क्या नाम था? जनरल ओ डायर था। यह पुलिस का चीफ था। सरदार उधम सिंह ने, ध्यान रखना एक लाइन और लिख रहा हूं, 13 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह, क्या नाम है? सरदार उधम सिंह। इसके ऊपर मूवी भी आ रखी बच्चों अच्छी सी। सरदार उधम सिंह ने जनरल किसको मार दिया? जनरल ओ डायर की हत्या कर दी। किसकी की थी? जनरल ओ डायर की। कई बार एग्जाम में पूछते थे जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए कब हुआ था? सरदार उधम सिंह ने कब आक्रमण किया? तो 13 मार्च 1940 को करते हैं। वहां की पार्लियामेंट के अंदर घुस के कैसे मारते हैं, क्या मारते हैं, वहां जाके बोलते डायर का, किसी ने बोला ओ डायर, मारना था आर डायर को, मार दिया ओ डायर। और एक बात और याद रखना, ये याद रखने के लिए, मारना था आर डायर को, मार दिया ओ डायर को। बताते हैं आर डायर की मृत्यु कब हो गई थी? 1928 के आसपास भी हो गई थी, आपकी प्राकृतिक कारणों के कारण। ठीक है, हमने मारा था ओ डायर को, मारा था, जो वहां का क्या था? पुलिस का हेड था, ये आर्मी का हेड था। गोली चलाने वाला व्यक्ति कौन था? जनरल आर डायर था। अच्छे से याद रखना बच्चों। सूरत का विभाजन होता है, सूरत अधिवेशन होता है, कब होता है? 1907 में सूरत विभाजन हुआ था, 1907 के अंदर हुआ था बच्चों। ये कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था, 23वां अधिवेशन था। कौन सी नदी के किनारे हुआ था? तो सूरत कौन सी नदी के किनारे? वहीं हुआ था। कौन सी नदी के किनारे होता है? ताप्ती नदी के किनारे होता है, ताप्ती नदी के किनारे। रास बिहारी जो आपके घोष थे वो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके अंदर पहली बार कांग्रेस साफ साफ दो भागों के अंदर बट गई थी, नरम दल और गरम दल। नरम दल के आपके नेता पूछे
तो नरम दल के पूछे तो दादा भाई नौरोजी है, सुभाष चंद्र आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, गोपाल कृष्ण गोखले, आपके बदरुद्दीन तेज जी, ये सारे के सारे नरम दल के लीडर थे। गरम दल के पूछे तो लाल बाल पाल, पिछली बार पूछा हुआ था तुम्हारे पेपर में कि लाल बाल पाल का मतलब बताओ, लाल बाल पाल किसे कहते हैं, ये पूछा था। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, पाल मीन्स विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऊंचा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का कारण क्या था, मेन कारण क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था। 13 अप्रैल 1919 को होते हैं, उसके बाद हमने क्या शुरू कर दिया, 1 अगस्त 1920 से हमने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ही इसके खिलाफ ही आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्यागी थी, तो बताना है आपको कौन सी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग बनाया था, उसका नाम था हंटर कमेटी या हंटर कमीशन बोल सकते हो। हमने महात्मा गांधी ने उस रिपोर्ट के लिए बोला था, ये क्या है, पन्ने दर पन्ने निर्जल लिपापोती है। हमने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसका नाम था, क्या नाम था, उसका नाम था मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की, उसका नाम था मदन मोहन मालवीय। अंग्रेजों ने माना था इस हत्याकांड में जो लोगों की मृत्यु कितने की हुई है, 379 लोग मारे गए, लेकिन ये वास्तव में जो संख्या थी वो 1000 पार थी। 1000 पार लोग, 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। ये थोड़ी थोड़ी बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, पढ़ के जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, आंसर दीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस डज द डांसर बैलेंस बोरिंग लैम्प्स ऑन देयर हेड, निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जलते हुए दियों वाले बर्तनों को संतुलित करते हैं, जलते हुए दियों को बर्तनों को संतुलित करता है, सिर के ऊपर क्या रखे हुए, बर्तन रखे हुए जो जल रहे हैं दिए, और उनको संतुलित करता है, कौन सा डांस होता है, डागरी गज नृत्य है, कोली नृत्य है, तमाशा है, या चरी नृत्य है। याद रखना बच्चों, ये जो डागरी गज नृत्य है ये भी कहाँ होता है, हमारे राजस्थान के अंदर, राजस्थान का बांसवाड़ा वाला एरिया वहां होता है। चरी नृत्य है इसके लिए फेमस, ये भी कहाँ का है, राजस्थान का चरी नृत्य राजस्थान, हमारा किशनगढ़ और जो अजमेर वाला बेल्ट है वहां होता है। तमाशा कहाँ का बच्चों, महाराष्ट्र का, तमाशा कहाँ का, महाराष्ट्र का एरिया। ये आपका कोली नृत्य भी कहाँ का है, महाराष्ट्र और गोवा का, कहाँ का है, महाराष्ट्र और गोवा का। तो ध्यान रख लेना, कई बार नृत्य से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ये जलती हुई दियों को कौन सा नृत्य करता है, तो चरी नृत्य। या बोल दे कि आपका बैलेंस करने के लिए कौन सा नृत्य होता है, कठपुतली नृत्य। कठपुतली भी कहाँ का है, राजस्थान का है। घुमर भी कहाँ का है, राजस्थान का है। गरबा, डांडिया, भाखड़ा, थोड़े कुछ डांस याद करके जाना है, जैसे गरबा डांडिया पूछ ले आपसे, गिद्दा भागड़ा पूछ ले। गरबा डांडिया कहाँ का है, तो गुजरात का है। गिद्दा और भागड़ा कहाँ का है, तो आपका बताना है, गिद्दा और भागड़ा पंजाब के हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे ही लावणी जो नृत्य है ये कहाँ का था बच्चों, ऐसे आपको याद करके जाना है। ये क्वेश्चन हो गए। आई होप ये क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे, जिस टाइप के क्वेश्चन थे, मैंने सोल्व कराने की कोशिश की। एक बार इस क्लास को जिनकी एग्जाम है अभी हाल ही के अंदर, वो अपनी ईमानदारी से अच्छे से लेना, याद करने की कोशिश करना। आपको इन क्लासों से बहुत बेनिफिट मिलने वाला बच्चों, अच्छे से मैं बता रहा हूँ। लगभग जितने भी सोर्सेज है, पिछले 8-10 साल के एक्सपीरियंस के साथ में ये क्लास आपके लिए लाई जा रही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो। और यहाँ पे ये क्लासे आप रेगुलर लोगे तो 15 में से 15 क्वेश्चन 101% सही होंगे। और जो कल जो कमेंट आ रहे थे, वो आपके जो कमेंट है हमें मोटिवेशन देते हैं। किसी ने बोला कि सर आज आप ऐसे, आपका मन नहीं क्या क्लास लेने का, तो कई बार सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस चलती रहती है, तो थोड़ा सा थकान वगैरह हुई होगी उसके लिए। और ये आपके कमेंट करोगे तभी मोटिवेशन मिलेगा। ऐसा लगता है कि कोई देख ही नहीं रहा है तो मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो सबसे पहले तो आप रेगुलर कमेंट किया करो, क्लास को शेयर किया करो, और ज्यादा से ज्यादा जो हमारे जो साथी हैं जो तैयारी करें, जिनके एग्जाम है, उनके साथ में शेयर करो, उनसे पूछो किस टाइप की क्या क्लास है। ठीक है, आलतू फालतू की कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सारे एग्जाम में आए हुए ऑथेंटिक क्वेश्चन है और आ सकते हैं, वही बातें कर रहे हैं। और ज्यादा लेवल की भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आर्मी की क्लास के अंदर हम दिल्ली पुलिस की बात करें या कोई एसएससी की बात करें, नहीं, आर्मी लेवल की है तो अच्छे से क्लास में उनको तैयार कीजिएगा और रेगुलर कमेंट कीजिएगा और रेगुलर शेयर कीजिएगा, जिससे हमें लगे कि हाँ बच्चे क्लास देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर।